हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं सुजीत गुप्ता जी का। ये लिखते हैं कि पिक्सपैक पावर और ई गेट 5X प्रो में से कौन सा लेना चाहिए, बजट इशू नहीं है, प्लीज़ एडवाइज। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं पिक्सपैक पावर और ई गेट 5X प्रो प्रोजेक्टर के बारे में कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए। देखिए, दोनों ही प्रोजेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, सेम ऑलमोस्ट इनमें ब्राइटनेस मिल जाती है, सेम यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं और ओएस भी यहाँ पर सेम ही दिया गया है। वेल टीवी ओएस इसमें मिल जाता है, सर्टिफाइड ऐप्स मिल जाती हैं दोनों ही प्रोजेक्टर में। लेकिन आई थिंक जो पिक्सपैक पावर है ये थोड़े से कम प्राइस में मिलता है। आई थिंक इसका प्राइस 12,000 रुपीज़ है और जो ई गेट 5X प्रो है ये अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ में मिलता है, तो 3,000 रुपये प्राइस उसका ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पिक्सपैक पावर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर रहेगा। बजट इशू नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कम प्राइस में सेम चीज़ें मिल रही हैं जो कि ज़्यादा प्राइस में मिल रही हैं, वही आपको कम प्राइस में अगर मिल जाती हैं तो फिर कम प्राइस वाला लेना आई थिंक बेटर रहेगा। तो पिक्सपैक पावर आई थिंक आपको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मनीष सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर कैसा चल रहा है, मैं इसे ख़रीदने की सोच रहा हूँ, मुझे सजेस्ट करें क्या ये ख़रीदना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप पूछ रहे हैं लॉन्ग वे इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में कि वो कैसा चल रहा है, क्या इन्हें वो ख़रीदना चाहिए। देखिए, करीब 6-7 महीने हो गए हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा हो गए हैं इसे परचेज़ किए हुए और डेली ही किचन में वो यूज़ किया जा रहा है। तो अभी तो वो परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इशू उसमें नहीं आया है। तो डेफिनेटली आप ये परचेज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 ब्रांड के मंगाए थे, लॉन्ग वे का मंगाया था और एक डीजी स्मार्ट ब्रांड का मंगाया था और एक कपली ब्रांड का मंगाया था। तो तीनों को मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था। तीनों में सबसे बेस्ट जो था वो लॉन्ग वे ब्रांड का था, तो वो मैंने रख लिया। बाकी जो 2 थे वो मैंने रिटर्न कर दिए थे। तो आई थिंक आप ले सकते हैं, बढ़िया चल रहा है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ब्रांड ब्लास्टर्स का। ये लिखते हैं कि सर जेबुनिक्स ज्यूकबा 9850 5.2.4 वर्सेस बोट आवंते प्राइम 7050 7.1.4 कौन सा बेस्ट है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के बारे में, जो कि जेबोनिक्स 9850 है 5.2.4 चैनल और बोट आवंते प्राइम 7050DA 7.1.4 चैनल साउंड बार, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है। देखिए, वैसे तो दोनों ही जो साउंड बार हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। अब ये जो 7.1.4 चैनल साउंड बार है तो ये इसे मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया इसमें ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जेबुनिक्स ज्यूकबा 9850 प्रो 5.2.4 चैनल साउंड बार थोड़ा बेटर रहेगा। इसमें 2 सबवूफर मिलते हैं, 6 इंच के 2 सबवूफर दिए गए हैं। एक आप लेफ्ट में रखेंगे, एक राइट में रखेंगे। तो थोड़ा सा मूवी वगैरह आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा बैलेंस आपको ऑडियो सुनाई देगा, जो डायलॉग होंगे उसमें बैलेंस बेस सुनाई देगा। जो बोट आवंती प्राइम 7.1.4 चैनल साउंड बार है तो इसमें एक ही सबवूफर मिलता है जो कि 8 इंच का है और मूवीज़ मोड पे बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस उसमें सुनाई देता है। मतलब बेस इसमें -5 से लेकर +5 तक दिया गया है, तो आप उसे -2 या 3 तक लेके आएंगे तब आपको वहाँ पर थोड़ा वो बैलेंस सुनाई देता है। और थोड़ा एक ही साइड में सबवूफर रखा होगा तो थोड़ा सा वो अच्छा भी लुक उससे नहीं आता है। 2 सबवूफर होंगे तो वो थोड़ा बेटर लगेंगे, इसीलिए मैंने एक डमी सबवूफर बनाया है। तो अगर ये बोट आवंते प्राइम 7050 जो मॉडल है, अगर ये 7.2.4 चैनल में होता तो ये काफ़ी बढ़िया होता। 8 इंच सबवूफर की जगह इसमें भी 6 इंच के 2 सबवूफर दिए जाते तो बेटर होता। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी और है इस साउंड बार की, एक प्रॉब्लम मेरे साउंड बार में निकली है, हालांकि मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक कर लिया है। उसका वीडियो जल्द ही आएगा। बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिली। और एक प्रॉब्लम इसमें और है कि इसका जो सबवूफर है और जितने भी स्पीकर हैं इनका यूनिट वाइज बाइफरकेशन नहीं दिया गया है कि कौन सा स्पीकर कितने वॉट का है। मैं सोच रहा था कि अपना जो सबवूफर है इसको रिप्लेस करूं किसी दूसरे सबवूफर से, तो लेकिन इसका वॉटेज कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने वोट का है, कितने वॉट का मैं इस पे सबवूफर लगाऊं। आई थिंक ये 150 वॉट RMS आउटपुट का होगा या 190 का होगा, वो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो सबवूफर था उसे भी मैंने खोलकर चेक कर लिया कि शायद उसके पीछे कोई स्टिकर लगा हो जिस पे इसके वॉटेज वगैरह मेंशन हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये सीरियल नंबर कोड नंबर टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो इसके वॉटेज वगैरह एग्जैक्टली कंफर्म कहीं पर भी नहीं लिखे हुए हैं। हालांकि 4 ओम में मिलता है लेकिन वॉटेज इसके नहीं मिल पा रहे हैं।
तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि जेबोनिक्स ज्यूक बार 9850 जो है तो इसका यूनिट वाइज बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा कि कौन सा यूनिट कितने वॉट आरएमएस आउटपुट देता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है बोट अवंती प्राइम में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ज्यूक बार 9850 प्रो मॉडल है तो ये आई थिंक बेटर रहेगा। और ये जो प्रॉब्लम इसमें निकली है मेरे साउंड बार में निकली है, सभी में आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें एक निकला है, हालांकि मैंने उसको खुद ही रिपेयर कर लिया है। कल परसों में उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने वो रेडी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमित जी का। ये लिखते हैं कि घर के लिए कौन सा प्रोजेक्टर स्क्रीन अच्छा है DIY में, स्क्रीन साइज 120 इंच और जेडको युवा गो मैक्स कैसा प्रोजेक्टर है। देखिए जेडको युवा गो मैक्स अच्छा प्रोजेक्टर है, ये आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। अब देखिए DIY स्क्रीन घर के लिए अगर आपको बनानी है तो सिंपल आप वाइट बॉल पे देख सकते हैं, एक वाइट बॉल का एरिया आप अपना देख लीजिए जो फ्री हो, जहाँ पर आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, और वहाँ पर एक जितनी बड़ी स्क्रीन आपको बनानी है उतनी बड़ी स्क्रीन मेजरमेंट लेके और उसके चारों तरफ एक ब्लैक बॉर्डर बना दें। 1 इंच का या 2 इंच का ब्लैक बॉर्डर रखें चारों साइड में, तो उसमें आप मूवी उसके अंदर फिट करके देखेंगे तो आपको स्क्रीन जैसा ही पिक्चर क्वालिटी उसमें मिल जाएगी। हालांकि जो डेडिकेटेड स्क्रीन होती हैं तो उनकी थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, थोड़ा सा उनमें कॉन्ट्रास्ट इशू ब्लैक लेवल वगैरह बेटर मिलता है। तो DIY आप ना करके आप चाहें तो जो मैप टाइप स्क्रीन आती हैं काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं, 120 इंच की अप्रॉक्स आपको वो 1500-1600 रुपीज़ में मिल जाएगी, मैक्सिमम 2000 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो वो मैप टाइप स्क्रीन आप परचेज कर लें तो आई थिंक वो बेटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द प्ले स्टेशन किंग का। ये लिखते हैं कि BMAX Elite 2 Plus 32 GB लेना चाहिए या नहीं, या फिर इससे भी कोई अच्छा प्रोजेक्टर है इतने प्राइस में, प्लीज़ सर बता दो, बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। देखिए BMAX Elite प्रोजेक्टर जो है तो वो मैंने चेक नहीं किया तो उसके बारे में बता पाना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक 10,000 रुपीज़ की रेंज में ये प्रोजेक्टर मिल जाता है। और इसकी जो स्पेक्स दी गई हैं वो आई थिंक काफ़ी बढ़िया स्पेक्स हैं। 2 GB 32 GB 10,000 रुपीज़ की रेंज में कोई भी प्रोजेक्टर ब्रांड नहीं दे रहा है। तो अगर इसकी जो स्पेक्स दी गई हैं अगर वो जेन्युइन है, एक्चुअल स्पेक्स हैं, तो आई थिंक 10,000 रुपीज़ की रेंज में ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर रहने वाला है। इसके अलावा आप पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें भी 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज मिलता है। हालांकि उसमें वेल TV OS मिल जाता है, वो ज़्यादा हैवी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता है। तो पिक्सपैक पावर एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि जो BMAX Elite प्रोजेक्टर है इसमें 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज दिया जा रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा बेटर रहेगा। और 16,000 ल्यूमेंस की इसमें ब्राइटनेस क्लेम की गई है। इसका हाफ भी अगर मान लीजिए 8,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस भी अगर इसमें आपको मिल जाती है तो भी काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वगैरह आपको इस पर मिल जाएगी। तो मैंने प्रोजेक्टर तो एक्चुअल में ये देखा नहीं है, हालांकि इसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं, तो उन वीडियोस में देखा है कि कहीं पर कॉर्नर ब्लर का इशू नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट से पता लग जाता है, जो टेक्स्ट कॉर्नर पे आ रहे हैं वो कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, तो उन वीडियोस में काफ़ी क्लियर वो टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कॉर्नर टेक्स्ट ब्लर का इशू नहीं है, कॉर्नर ब्लर का इशू भी नहीं है BMAX Elite में। तो आई थिंक आप चाहें तो ये प्रोजेक्टर परचेज करते हैं, आई थिंक 10,000 रुपीज़ की रेंज में ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यम डिज़ाइन का। ये लिखते हैं कि सर मैंने सेम प्रोजेक्टर बाई किया है, गुड क्वालिटी है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि प्रोजेक्टर शट डाउन करने के बाद प्रोजेक्टर का फ़ैन ऑन रहता है, तो ये नॉर्मल है, जब तक फ़ैन ऑटो ऑफ ना हो जाए तब तक पावर कट नहीं करना चाहिए या तुरंत बंद कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में। रिमोट से इसे हम ऑफ़ करते हैं तो इसका जो फ़ैन है वो ऑन रहता है। तो मेरे पास जो यूनिट है उसमें ऐसी इशू नहीं है। जैसे ही रिमोट से हम ऑफ़ करते हैं तो विदिन 2-3 सेकंड्स में ही जो फ़ैन है वो ऑफ़ हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो LED लैम्प होता है वो हीट सिंक के साथ लगा हुआ होता है, और ये गर्म भी जल्दी होते हैं और ये ठंडे भी जल्दी होते हैं। तो जैसे ही आप पावर ऑफ़ करेंगे लैंप एकदम से ऑफ़ हो जाएगा और वो एकदम से कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कोई फ़ैन को कंटिन्यू ऑन रहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल मंगाई थी उसको जब मैं यूज़ कर रहा था इससे प्रोजेक्टर के साथ में, तो मैंने
जो सोर्स वाला कनेक्टर है वो पूरे प्रोजेक्टर में लगाया था, और जो डिस्प्ले वाला कनेक्टर है वो मैंने साउंड बार में लगाया था। लेकिन उसको एक बार इंटरचेंज करके मैंने देखा था कनेक्टर को, तो उसके बाद से प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आ गई कि उसका जो फ़ैन था वो बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब मैंने रिमोट से प्रोजेक्टर को ऑफ कर दिया, लेकिन उसका जो फ़ैन है वो कंटिन्यू चल रहा था। मैंने 5-7 मिनट तक, 8 मिनट तक चेक किया कि देखते हैं कितनी देर में फ़ैन बंद होता है, लेकिन उसका फ़ैन वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इसमें कोई इशू हो गया है, तो मैंने एक बार फैक्ट्री रीसेट कर दिया प्रोजेक्टर को, तो फिर से वो जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे दूर हो गई। तो ये हो सकता है कि आपके प्रोजेक्टर में भी सेम इशू आ रहा हो, तो आप एक बार फैक्ट्री रीसेट कर दें उसको। शट डाउन करने के बाद फ़ैन को कंटिन्यू ऑन होने की ज़रूरत प्रोजेक्टर में जनरली नहीं होती है। तो आप फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो अगर कोई इशू होगा तो वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जय तलवार जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने जेडको युवा इन्फिनिटी प्रोजेक्टर परचेज़ किया है, उसमें मैनुअली 4 पॉइंट कीस्टोन सेटिंग करके जब मैं प्रोजेक्टर दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ मैनुअल सेटिंग्स सेव नहीं होती हैं, फैक्ट्री रीसेट हो जाती हैं, ऑटो फोकस ऑटो कीस्टोन इज़ ऑलरेडी ऑफ, हर बार मैनुअली फिर से सेट करना पड़ रहा है, क्या ये प्रोजेक्टर का फॉल्ट है? क्या पिक्सपैक रे गोल्ड में भी यही प्रॉब्लम है? देखिए पिक्सपैक रे गोल्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैनुअली सेट करने के बाद में जो ऑटो कीस्टोन है, ऑटो फोकस है, उसको ऑफ कर देते हैं, तो उसके बाद जब भी प्रोजेक्टर ऑन होता है तो जो सेटिंग्स हमने की होती हैं वो उसी पे ही ऑटोमेटिकली ऑन होता है। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये चीज़ दिखाई हुई है, जो स्पेशली डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं पिक्सपैक रे गोल्ड के, तो उसमें मैंने स्क्रीन फिट करके दिखाया है, उसमें इस तरीके के इशू नहीं आता है। आई थिंक आपका जो ये प्रोजेक्टर है जेडको युवा इन्फिनिटी, इसमें कोई बग है, कोई इशू है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा कि बार बार जो सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जा रही हैं प्रोजेक्टर ऑफ करते ही। तो एक बार फैक्ट्री रीसेट करके आप देख लीजिए, उससे अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कंपनी में कंप्लेन कीजिए इसको रिप्लेसमेंट लेने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए एक बार, फिर से ऑटो फोकस ऑटो कीस्टोन करेक्शन को ऑन कर दीजिए, और फिर आप मैनुअली 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन वगैरह करिए, मैनुअली फोकस एडजस्ट करिए, और उसके बाद में फिर से ये सेटिंग ऑफ कर दीजिए। तो ऐसा एक दो बार ट्राई करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आप इसमें कंप्लेन कीजिए जेडको को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्रिप्टो किंग गुरु का। ये लेते हैं कि भाई मैंने 1 महीने पहले मोटोरोला का QLED टीवी मंगाया था, जिस पर लिखा हुआ था अल्ट्रा HD 4K, लेकिन मैंने आज एक वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि मेरा टीवी QLED नहीं है, मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ब्रांड आजकल ऐसा कर रहे हैं कि बॉक्स के ऊपर QLED लिख दे रहे हैं, लेकिन जो टीवी होता है उसके ऊपर कहीं पर भी QLED मेंशन नहीं किया जाता है। बेसिकली QLED बताकर एक नॉर्मल 4K टीवी वो दे देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैम चल रहा है। काफ़ी सारे वीडियो इस पर मैंने भी बनाए थे, और भी कुछ लोगों ने बनाए थे, कुछ वीडियो वगैरह डिलीट करवा दिए गए, कुछ अभी भी इस टाइप की वीडियो हैं। जब वो ब्रांड को पहुंचेंगे तो फिर ब्रांड अप्रोच करते हैं उसको डिलीट करने के लिए। तो इस तरीके का इश्यू हो रहा है। बाकी आप बताइए कि आपने कौन सा मोटोरोला का QLED टीवी लिया है और कौन सा वीडियो आपने देखा है, उसके लिंक वगैरह आप दीजिए तो थोड़ा पता और लग पाएगा उससे और भी लोगों को कि आखिर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कि वाकई वो QLED टीवी है या एक नॉर्मल 4K टीवी है। नेक्स्ट है लास्ट कमेंट लेते हैं सूरज शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि ये तो BMAX 360 ग्लाइडर का कॉपी कैट है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉपेक्सो ब्रांड का HY260 Pro। मैंने एक मॉडल प्रोजेक्टर मॉडल का रिव्यू किया था उसके बारे में कि ये BMAX 360 डिग्री ग्लाइडर का कॉपी कैट है। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि ये BMAX 360 ग्लाइडर का कॉपी कैट है, तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि BMAX 360 ग्लाइडर शॉपेक्सो ब्रांड का HY260 का कॉपी कैट है। दोनों कॉपी कैट हो सकते हैं ना, BMAX का ही ये कॉपी है, ये आप कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि ये जो HY260 Pro है तो ये एक जेनरिक मॉडल नंबर है जो कि ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है। काफ़ी सारे ब्रांड इसे चाइना से इंपोर्ट करते हैं और अपना लेवल चिपका के उसके ऊपर सेल करते हैं। तो BMAX भी यही कर रहा है, शॉपेक्सो भी यही कर रहा है। लिवाटो और शॉपेक्सो एक ही कंपनी के ब्रांड है, लिवाटो के नाम से भी ये मॉडल मिलता है, और भी दूसरे ब्रांड इसे सेल कर रहे हैं, और ये लोकल मार्केट में विदाउट ब्रांड नेम भी मिल रहा है। तो ये कोई किसी का कॉपी कैट नहीं है, ये चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है और चाइना से बस इंपोर्ट करके अपने अपने लेवल चिपका के इसको बेचा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।